KGMU किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी स्पेशल सेशन, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं इस एग्जाम ओरिएंटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। हम बात करने वाले हैं एग्जाम में आने वाले उन तमाम प्रश्नों की जो एग्जाम में रहते हैं अति महत्वपूर्ण, उन टॉपिक्स की जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में रहते हैं इंपॉर्टेंट। गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी लोगों का दिल खोल के स्वागत। चलिए प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं एक शानदार सेशन की। और आज के सेशन में कुछ खास और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे डील करेंगे। आज के सेशन में कुछ अलग तरह के प्रश्न हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सभी लोगों का स्वागत। अनीता जाट, चंद्रकला पटेल, नाज, स्वाति पटेल, चित्रलेखा साहू, टाइटन दास, अनु चौधरी, रुबीना, पूजा यादव, रवि जोगावत, धनेश्वरी पटेल। चलिए भाई, सभी लोगों का स्वागत है। शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ में आज के शानदार सेशन की। गुड इवनिंग टू ऑल। और प्यारे दोस्तों, याद रहे कि आज के सेशन में कुछ खास कुछ अलग तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें पहला प्रश्न है व्हाट इज द एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन फॉर क्लीनिंग द वुंड इनिशियली। मान लो कोई घाव बना और उस घाव को साफ करना है। घाव बना, घाव को साफ करना है, तो घाव को साफ करने का कौन सा सॉल्यूशन इनिशियल सॉल्यूशन के रूप में बोला जाएगा वुंड को क्लीन करने में? सोप एंड वाटर, प्लेन वाटर, एल्कोहल, हाइड्रोजन परऑक्साइड। एक घाव है, वुंड है, उसको साफ करना है और साफ करने के लिए आपको सॉल्यूशन काम में लेना है वुंड को साफ करने में। तो सवाल कहला कि इनिशियल सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? बहुत बढ़िया, हाँ बहुत अच्छे। जल्दी जल्दी स्टार्ट करें अपना अपना आंसर। अभिषेक सिंह ने गलत जवाब लिखा है, बिल्कुल। बलराम ने गलत जवाब लिखा है। याद रहो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने हाइड्रोजन परऑक्साइड जवाब लिखा है। याद रखो, जब भी आपको वुंड बोले, आपको घाव बोले, वुंड बोले, और वुंड को आपको क्लीन करना है, क्लीनिंग करनी है, वुंड को क्लीन करना है, क्लीनिंग करनी है, तो क्लीनिंग सॉल्यूशन हमेशा वाटर होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है हमेशा। ये बात 100 आने सत्य है कि जब भी वुंड क्लीन होता है तो इनिशियल सॉल्यूशन हमेशा सोप एंड वाटर होता है, हमेशा सोप एंड वाटर होता है, सोप एंड वाटर होता है। ये प्लेन वाटर नहीं है, एल्कोहल बिल्कुल नहीं डालना है, और H2O2 और सॉल्यूशन नहीं रहेगा। आपने देखा होगा कि जैसे मान लो किसी ने डॉग बाइट किया, कोई भी ऐसा वुंड, आपको जोर से चोट लगा, जहाँ पे भी चोट लगा उस जगह को साबुन पानी से बढ़िया धो लो। धोने के बाद में कोई भी अच्छे कपड़े से उसको साफ कर लो, तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने का खतरा न के बराबर हो जाता है। और जितना ज़्यादा वहाँ पे लगी हुई है, मिट्टी लगा रखा है, तो इन्फेक्शन होने की रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इफ यू वांट टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, यू जस्ट यूज प्लेन सोप एंड वाटर। प्लेन सोप एंड वाटर ए करेक्ट आंसर है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है द पेशेंट वाज डायग्नोस्ड विद स्टेज 2 लीवर कैंसर। द प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर दिस पेशेंट। मरीज को याद रखना, मरीज को क्या हुआ? मरीज को हुआ वहां पे डायग्नोस किया हमने, स्टेज 2 का लीवर कैंसर हो गया मरीज को लीवर का कैंसर है। और लीवर कैंसर कौन सा है? स्टेज 2 का है कि नहीं है? जब हम स्टेज 2 के लीवर कैंसर की बात करेंगे, स्टेज 2 के लीवर कैंसर की बात करेंगे, लीवर कैंसर की, तो इस कैंसर के अंदर सवाल ने बोला कि प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस आपका क्या बनेगा? प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस आपका क्या बनेगा? पहला लिखा हुआ है फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, इंपेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी और डिस्टर्ब्ड बॉडी इमेज। जवाब सभी को लिखना है और जवाब अपना अपना लिखना है। हमने सवाल अलग तरीके का पूछा है, स्टेज 2 का लीवर कैंसर पूछा है। लीवर एक मेजर मेटाबॉलिक ऑर्गन है, मेजर मेटाबॉलिक ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी जो है वो लीवर को बोला जाता है। लीवर एक लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर को बोलते हैं। लार्जेस्ट ऑर्गन भी लीवर है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी लीवर को बोलते हैं। कहने का मतलब है कि लीवर को लेके हमारे यहाँ पे बहुत सारी बातें की जाती है। लीवर को हम लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी बोलते हैं, लीवर को हम लार्जेस्ट ग्लैंड के नाम से जानते हैं।
लीवर एक लार्जेस्ट मेटाबॉलिक ऑर्गन है। जब लीवर कैंसर हो गया तो ना तो मेटाबॉलिज्म प्रॉपर्ली होगा, ना वहाँ पे बॉडी का फंक्शंस कोई भी प्रॉपर्ली हो पाएगा। तो यहाँ पे हमने बोला कि बॉडी इमेज डिस्टर्ब होना पहली प्रायोरिटी नहीं है, स्किन की इंटीग्रिटी पहली प्रायोरिटी नहीं है, फ्लूइड वॉल्यूम यहाँ पे एक्सेस होना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है न्यूट्रिशनल इंपेयरमेंट। आपने देखा होगा जब भी मरीज का लीवर इंपेयरमेंट होगा, एक और समस्या मेजर यहाँ पे होगी, और वो होगी कि मरीज को जॉन्डिस हो जाएगी। जॉन्डिस, हाइपरबिलिरुबिनीमिया विल लीड टू जॉन्डिस। और इस जॉन्डिस वाले बच्चे में नोजिया, वॉमिटिंग और एनोरेक्सिया ये बहुत ज़्यादा कॉमन रहता है। इनिशियल सिम्टम में जीआई सिस्टम पूरी तरीके से डिस्टर्ब रहता है, जिसकी वजह से प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशनल इंटेक इस बच्चे का नहीं हो पाता है, और न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी के चलते इम्पेयर्ड बैलेंस हो जाता है न्यूट्रिशन का। तो बी करेक्ट आंसर है। नेवर बी कंफ्यूज्ड विद बॉडी इमेज डिस्टर्बेंस एंड नेवर बी कंफ्यूज्ड विद फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस। फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस कौन से सिस्टम से संबंधित पहली डायग्नोसिस के रूप में बन सकता है? तो हार्ट फेलियर और रीनल फेलियर। आपके बॉडी में जब हार्ट फेल हो जाता है, ब्लड को पंप प्रॉपर्ली नहीं कर पाता है, तो हार्ट फेलियर के मरीज में बॉडी में हाइपर वॉल्यूमिया हो जाता है, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस हो जाता है। रीनल फेलियर के मरीज में जब यूरिन आउटपुट प्रॉपर्ली नहीं बनता है तो किडनी फेलियर एक बड़ा प्रॉब्लम वहाँ पे बन के सामने आता है। तो मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है बी बनेगा, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन। और ये स्टेज है तरह तरह की। अगर हम लीवर सिरोसिस की बात करें, प्यारे दोस्तों, लीवर जो है जब बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन होता है और जब ये सिरोस्ड हो जाता है तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड और पत्थर जैसा हो जाता है। लीवर अलग अलग लोब में डिवाइड है, और इनिशियली लीवर फर्स्ट स्टेज में थोड़ा डिस्टर्ब होता है, सेकेंड स्टेज में थोड़ा और श्रिंक होता है, थर्ड स्टेज में लीवर थोड़ा और श्रिंक और इस तरीके का हो जाता है, और फोर्थ स्टेज में लगभग लीवर एकदम पत्थर जैसा ही हो जाता है। और हम कहते हैं कि ये लीवर नहीं है पत्थर है, ये लीवर नहीं है पत्थर है। आप हर स्टेज में देखो, यहाँ पे जरा सा चेंजेस से लेके, जरा चेंजेस के बढ़ने से लेके, जरा और चेंजेस के बढ़ने से लेके बहुत ही ज़्यादा चेंजेस, हर एक स्टेज में लीवर अलग अलग चेंजेस के अंदर जा रहा है। इसको सिरोसिस ऑफ लीवर के नाम से हम जानते हैं। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। अगला प्रश्न, एनी न्यूली हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट एग्जिबिट इंक्रीज एंजाइटी बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अब ये एक अलग तरह की, हर सवाल में एक थिंकिंग लगती है आपकी, देखना, और हर सवाल में एक थिंकिंग क्रिएट भी होगी आपकी, आपके सोचने की एक क्षमता बढ़ेगी कि अगर एक नया एनी न्यूली हॉस्पिटलाइज कोई पेशेंट है जो एग्जिबिट कर रहा है इंक्रीज एंजाइटी, कि मरीज में जो है वो एंजाइटी बढ़ गई है, न्यू हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है मरीज और उसकी एंजाइटी जो है वो इंक्रीज हो गई है, और इसके होने का कारण क्या है, क्या रीजन है एंजाइटी बढ़ने का? विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन टू इंक्रीज द एंजाइटी? अनफेमिलियर हेल्थ पर्सोनेल से अनफेमिलियर हो गया है, इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, अनसेफ एनवायरमेंट हो गया है, लॉस ऑफ पर्सनल फ्रीडम एंड आइडेंटिटी, एंड हॉस्पिटल रूटीन एंड इन्वेस्टिगेशन। बड़ा अच्छा सवाल है कि मरीज हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है, अभी अभी नया नया यानी न्यूली हॉस्पिटलाइज पेशेंट है, और उसमें हम देख पा रहे हैं कि एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है मरीज का। तो कौन सा रीजन है एंजाइटी के बढ़ने का? जो नया नया हॉस्पिटल में मरीज भर्ती हुआ है तो उसमें एंजाइटी बढ़ने का मेजर कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन टू इंक्रीज एंजाइटी? पहला है अनफेमिलियर हेल्थ पर्सोनेल। हेल्थ पर्सोनेल जो होते हैं उनको वो जानता नहीं है, और जब जानता नहीं है तो उसकी एंजाइटी हो रही है वहाँ पे। इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड अनसेफ एनवायरमेंट, मरीज इन्फेक्शन के रिस्क पे है और एनवायरमेंट बहुत ज़्यादा अनसेफ है, इसलिए उसको एंजाइटी हो रही है। ये जवाब लिखा है मैक्सिमम लोगों ने, मतलब दिमाग नहीं लगाया बिल्कुल भी, है कि नहीं? लॉस ऑफ पर्सनल फ्रीडम एंड आइडेंटिटी, इसलिए एंजाइटी हो रही है क्योंकि उसकी पर्सनल फ्रीडम और आइडेंटिटी चली गई है, उसको सारे मरीज मरीज कह के बुलाते हैं। और हॉस्पिटल रूटीन एंड इन्वेस्टिगेशन, हॉस्पिटल का जो रूटीन है, हॉस्पिटल में जो जांचें वाँचें होती है, जो खून निकाला जाता है, इसको लेके और उसका मामला काफ़ी गंभीर हो रहा है। तो एक हॉस्पिटलाइज मरीज जो अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है, एंजाइटी क्यों हो रही है? अब ऐसे सवाल को पढ़ के आपके दिमाग में क्या लग रहा है मैं बताऊँ आपको लग रहा है कि चारों ही सही है, किसी को लग रहा है कि डी सही है, किसी को लग रहा है कि नहीं नहीं सी सही है, किसी को लग रहा है नहीं नहीं हॉस्पिटल में है तो बी सही है, किसी को लग रहा है नहीं नहीं ये तो ए सही है। एंजाइटी एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, और अनफेमिलियरिटी एंजाइटी बढ़ाती है। कोई भी नई जगह पे हम जाते हैं, किसी आदमी को नहीं जानते हैं, किन्हीं लोगों को नहीं जानते हैं,
तो हमारी एंजाइटी बढ़ती है, ये तो लाजिम है ना। कोई भी आप अनफेमिलियर एनवायरनमेंट में जाओगे, जिन लोगों को आप जानते नहीं हैं उनसे आपकी एंजाइटी तो बढ़ती है कि नहीं है। तो उन लोगों को ऐसा दिमाग लगा के ए फील हो रहा है यहाँ पे, लेकिन जवाब इतने सारे तो नहीं होंगे। अब जब हमने ये बताया कि कोई भी मरीज हेल्थ पर्सोनेल से अनफेमिलियर है और अनफेमिलियर होने की वजह से उसमें एंजाइटी बढ़ रही है, तो दैट इज नॉट ए मेजर रीजन। हाँ, एक आध दो आध कोई ऐसे मरीज हो सकते हैं एंजाइटी हेल्थ पर्सोनेल से उनको हो रही है, बाकी हॉस्पिटल में एटलीस्ट हॉस्पिटल पर्सोनेल से तो किसी को एंजाइटी नहीं होती है। हॉस्पिटल में हॉस्पिटल पर्सोनेल से किसी को एंजाइटी नहीं होती है कि ओ भाई साहब आपसे तो हमें डर लग रहा है, ऐसा मरीज नहीं होता है। और ऐसा होगा तो वो एडमिशन भी नहीं होता है उसका नॉर्मली। तो हॉस्पिटल में भर्ती मरीज की एंजाइटी ये नहीं है। हॉस्पिटल में भर्ती मरीज को ये नहीं है कि मुझे यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा, मेरा एनवायरनमेंट अनसेफ है। उसको हॉस्पिटल ही सबसे वो जगह लगती है जहाँ पे उसका बीमारी का इलाज हो सकता है, ऐसा उसको हमेशा लगता है। तो ये जो चीज़ है इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड अनसेफ एनवायरनमेंट, ये हॉस्पिटलाइज मरीज जो है उसका यहाँ पे नहीं रहेगा, ये एंजाइटी का कारण नहीं है। तीसरा, लॉस ऑफ पर्सनल फ्रीडम एंड आइडेंटिटी। यस, साइकोजेनिक एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा रीजन है किसी को बाध्य कर देना। अब यहाँ पे हॉस्पिटल में क्या है कि आपको फ्रीडम नहीं है इतनी ज़्यादा। आप एक मरीज हो, मरीज की तरह ट्रीट किया जाएगा आपको, जैसे पेशेंट को ट्रीट करते हैं वैसे किया जाएगा, भले ही आप प्रधानमंत्री क्यों ना हो। और साथ में आपकी जो आइडेंटिटी है उसका भी मामला यहाँ गंभीर है। 5 दिन हॉस्पिटल में भर्ती है तो 5 दिन आप पेशेंट ही हो, आप चाहे प्रधानमंत्री थे उससे फर्क नहीं पड़ता है। वहाँ पे मरीज अपनी आइडेंटिटी खो देता है, वहाँ पे मरीज जो है अपना पर्सनल फ्रीडम लॉस कर देता है। इसलिए सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और हॉस्पिटल रूटीन जो है और इन्वेस्टिगेशन जो है वो मेजर रिस्क नहीं है, मेजर इसको प्रॉब्लम करने वाले एंजाइटी करने वाले नहीं है। तो एंजाइटी होने का मेजर कारण फ्रीडम का लॉस होना और आइडेंटिटी का लॉस होना। किसी भी आदमी को ये दोनों बातें बहुत प्यारी लगती है ना। आज़ादी, आज़ादी बहुत ज़रूरी है, और जब आपकी आज़ादी छीन ली जाती है तो आपको एंजाइटी होना मतलब जाहिर है कि भाई आपको आज़ादी नहीं दी गई तो आपको एंजाइटी होगी। तो यहाँ पे फ्रीडम का लॉस हो जाना, आइडेंटिटी का लॉस हो जाना मेजर रीजन है एंजाइटी के होने का। सी करेक्ट आंसर है। ए, बी और डी तीनों ही गलत स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न याद रहेगा। अब आगे से डी आंसर नहीं लिखोगे ना, है कि अगर कोई हॉस्पिटलाइज मरीज है और उसको एंजाइटी हो रही है तो उसका कारण उसकी फ्रीडम का लॉस होना है। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, आज रसगुल्लों के मॉर्निंग से ही मामला काफी गंभीर चल रहा है और सभी क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल एकदम डिफरेंट भाव के साथ में आ रहे हैं, और हम अगर अपने दिमाग का मेकअप करेंगे तो धीरे धीरे हम भी इनका जवाब देना सीख जाएंगे, है कि नहीं है। बहुत बढ़िया। सवाल कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए स्कब नर्स इन द ऑपरेशन थिएटर। वेरीफाई द इन्फॉर्म कंसेंट, असिस्ट द सर्जन इन ग्रोइंग एंड ग्लोइंग, असिस्ट द सर्जन इन गाउनिंग एंड ग्लोइंग, मतलब गाउन पहनने में और ग्लव्स पहनने में, रिसीविंग द पेशेंट, मेंटेन द काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। स्कब नर्स ऑपरेशन थिएटर में, स्कब नर्स वो होती है जो सर्जरी को कैरिड आउट कराती है। स्कब नर्स ने जब सर्जरी को कैरिड आउट करा दिया उसके बाद में कौन कौन से फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेगी, ऐसा सवाल ने पूछा है। सभी लोग जवाब लिखे। हम बोलते हैं कि कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी है स्कब नर्स की। दो तरह के नर्स होते हैं ऑपरेशन थिएटर में, एक स्कब नर्स होती है और एक सर्कुलेटिंग नर्स होती है। सर्कुलेटिंग, दो तरह के नर्स होते हैं ना, स्कब नर्स और सर्कुलेटिंग नर्स। स्कब नर्स वो होती है जो स्टेराइल फील्ड के अंदर काम करती है, स्क्रबिंग करके और पूरी तरीके से स्टेराइल फील्ड में काम करेगी, वो स्कब नर्स है। सर्कुलेटिंग नर्स वो है जो कि स्टेराइल फील्ड नहीं रखती है और वो जनरल जो ऑपरेशन थिएटर के फंक्शंस होते हैं उनको कैरिड आउट कराने में हेल्प करेगी। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला, स्कब नर्स जो है वेरीफाई करेगी इन्फॉर्म कंसेंट। बाय डिफॉल्ट ये सर्कुलेटिंग नर्स का काम है, पहली बात। हो
और दूसरा कंसर्न लेना भी सर्जन का काम है। तो स्कब नर्स जो होती है वो कभी भी ये काम नहीं है उसका, है ना, ये नहीं है। एक है मरीज को रिसीव करना, ये काम सर्जिकल सर्कुलेटिंग नर्स का है, ये काम भी सर्कुलेटिंग नर्स का है, पेशेंट को रिसीव करना। अब कई स्कूलों ने बी आंसर लिखा है, बी में ये लिखा है कि आप सर्जन को गाउनिंग और ग्लाविंग में असिस्ट करेंगे, ये सर्कुलेटिंग नर्स करेगी। सर्जन को जो गाउनिंग और ग्लाउनिंग में असिस्ट करेंगे ना, वो सर्कुलेटिंग नर्स होगी ना भाई, है ना। अगर गाउन और ग्लाउज में असिस्ट करना है तो ये काम भी सर्कुलेटिंग नर्स कर लेगी। स्कब नर्स हमेशा सर्जन को असिस्ट करती है ऑपरेशन करने में, सर्जरी करने में, इंस्ट्रूमेंट देने में। सर्जरी जब कंप्लीट हो जाती है तो काउंट करती है इंस्ट्रूमेंट कितने यूज आए, जितने काम में लिए थे यहाँ पे रखे थे वो सारे यूज आए या नहीं आए। अगर आए हैं तो सारों की काउंटिंग सही होनी चाहिए, कोई अंदर तो नहीं रह गया मरीज के। ये काउंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्कब नर्स के द्वारा ही होता है। मेंटेन द काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। असिस्ट द सर्जन थ्रू आउट द सर्जरी इज आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, बट सर्जन को इस बात के लिए असिस्ट करना है कि उसको गाउन ग्लव्स पहनाने, वो स्कब नर्स का काम नहीं है। तो डी करेक्ट आंसर है। ए, बी और सी तीनों ही गलत है। इन्फॉर्म कंसर्न लेना भी इसका काम नहीं है। तो स्कब नर्स के क्या क्या काम होते हैं यहाँ पे हमने मेंशन किया। देखो, पहला है वो परफॉर्म करती है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट ये पैरामीटर है, यहाँ से सवाल एक आता है एग्जाम में। वो परफॉर्म करती है सर्जिकल हैंड स्कब, वियर करती है स्टेराइल ग्लव्स, गाउन एंड मास्क बिफोर द ऑपरेशन, ये सब पहन के, और सेटअप द स्टेराइल टेबल, प्रिपेयर एंड काउंट सूचर्स एंड स्पेशल इक्विपमेंट। स्टेराइल टेबल सेटअप करो, प्रिपेयर करो, काउंट करो सूचर को और स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स को। प्रोवाइड हेल्प टू द सर्जन एंड इज असिस्टेंट थ्रू आउट द ऑपरेशन, पूरे ऑपरेशन में मदद करना सर्जन की और उसके असिस्टेंट की, पूरे ऑपरेशन में मदद करते हैं। और असिस्ट इन ड्रेपिंग एंड स्किन प्रिपरेशन, ये तमाम तरह के काम जो होते हैं वो स्कब नर्स के रहते हैं। लिख देना, याद कर लेना, सभी तरह के काम को एक न एक सवाल एग्जाम में बनता है। तो क्या इंस्ट्रूमेंट प्रिपेयर करेंगे, क्या काउंट करना है ना, ड्रैप करना है, ये काम करना है, ग्लव्स पहन के करना है, स्टेराइल फील्ड बना के करना है। अगला प्रश्न, द डिसऑर्डर इन विच द सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया एंड मूड डिसऑर्डर आर प्रोमिनेंटली प्रेजेंट विद इन द सेम एपिसोड इज नोन एज इंड्यूस्ड डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स, साइजो-अफेक्टिव डिसऑर्डर, एक्यूट एंड ट्रांजिएंट साइकोसिस डिसऑर्डर और परसिस्टेंट डिल्यूजनल डिसऑर्डर। 4 ऑप्शन है। और सवाल ने यहाँ पे क्या बोला प्यारे दोस्तों, सवाल ने यहाँ पे क्या बोला कि एक ऐसा डिसऑर्डर प्रेजेंट विद इन द सेम एपिसोड, एक ही एपिसोड में सिजोफ्रेनिया के सिम्टम भी है। हाँ, स्किन प्रिपरेशन का मतलब पेंट करना, बीटाडीन वगैरह पेंट करके स्किन को क्लीन करते हैं ना, उसको स्किन प्रिपरेशन कहते हैं। और कुछ रसगुल्लों के तो आज कमेंट बॉक्स ही हैंग हो रहे हैं, है कि नहीं है। अगरबत्ती लगाओ, नहीं तो कमेंट बॉक्स हैंग रहेगा, पहले बता रहे। अगरबत्ती का मतलब है प्रेस द लाइक बटन, और आंकड़ा बिल्कुल नया होना चाहिए, याद रखना। सर्कुलेटिंग नर्स काउंट नहीं करेगी, ऑपरेशन पूरा होने के बाद में स्कब नर्स के द्वारा काउंट होगा। सर्कुलेटिंग नर्स को क्या पता कितने इंस्ट्रूमेंट, कितने आर्टिकल्स आए थे, कौन से कहाँ यूज हुए थे। जिसने यूज किया है उसको अच्छे से पता है। तो काउंट स्कब नर्स के द्वारा होता है, याद रखना, सर्जरी के बाद में आर्टिकल्स। और जिन लोगों ने अभी तक अगरबत्ती नहीं लगाई है, पूरे जोश, जुनून, उत्साह और पागलपन के साथ में अगरबत्ती लगा दीजिएगा। और आंकड़ा बिल्कुल नया दिखना चाहिए, हम पहले बता रहे। अगर आंकड़ा नया दिखा तो मामला गंभीर होएगा, मामला अलग होएगा, क्योंकि आपका आंकड़ा ही हमारी एनर्जी है। तो यहाँ पे अगला है कि अगर किसी मरीज को सिम्टम आ रहे हैं सिजोफ्रेनिया के और साथ में आ रहे मूड अफेक्ट डिसऑर्डर के, इसका मतलब साइजो अफेक्टिव हो गया मामला। साइजो अफेक्टिव डिसऑर्डर, ये यहाँ पे ऑप्शन बी में है, साइजो अफेक्टिव डिसऑर्डर। इसको हम इंड्यूस्ड डिल्यूजनल डिसऑर्डर, एक्यूट ट्रांजिएंट साइकोसिक डिसऑर्डर या परसिस्टेंट डिल्यूजनल डिसऑर्डर नहीं कहते हैं। सिजोफ्रेनिया भी है और मूड एंड अफेक्ट डिसऑर्डर भी है, डिलीरियम डिमेंशिया भी है। तो सवाल ने यही पूछा था, प्रोमिनेंटली प्रेजेंट विद इन द सेम एपिसोड
उसको हम नाम देते हैं साइजोअफेक्टिव डिसऑर्डर। सेम एपिसोड में प्रेजेंट होना दोनों चीजों का एक ही साथ में। An adult client with HIV infection has been given a treatment with Ifavirenz. The nurse expects this drug to be given along with emtricitabine and tenofovir as combination atripla. The reason for the administration this combination is to, हमने HIV के मरीज को इफाविरेज नाम का ट्रीटमेंट दिया। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मरीज को इसके साथ में, तो आप यहाँ पे बताइए कि क्या रीजन है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग जो हमने यहाँ पे दिया है, रीजन क्या है? प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ साइकेट्रिक कॉमॉर्बिडिटीज, अवॉइड डिजीनेस, सेडेशन एंड नाइटमेयर्स, रिड्यूस वायरल रेजिस्टेंस, कंट्रोल सीवियर रैश एंड हिपेटोटॉक्सिसिटी। एंटीवायरल ड्रग के बारे में एक खास बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी किसी मरीज को एंटीवायरल ड्रग देते हैं, जीआई साइड इफेक्ट उसके बारे में एक कॉमन साइड इफेक्ट के रूप में उभर के आते हैं। जीआईटी के जो साइड इफेक्ट है वो एक कॉमन तरीके से उभर के आता है जब भी हम एंटीवायरल ड्रग देते हैं। यहाँ पे ये एंटीवायरल एजेंट है, यहाँ पे मरीज को दिया जा रहा है इफाविरेज, एमसिटाबिन एंड टेनोफोविर। लेकिन सवाल ने ये बोला है कि ये जो दो दवाई है एमसिटाबिन और टेनोफोविर, ये दोनों साथ में देने के क्या रीजन है? प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ साइकेट्रिक कोमोर्बिडिटीज, अवॉइड डिजीनेस, सेडेशन एंड नाइटमेयर्स, रिड्यूस वायरल रेजिस्टेंस और कंट्रोल सीवियर रैश एंड हिपेटोटॉक्सिसिटी। याद रखना, जब भी आप कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, जैसे एम इसके अलावा टेनोफोविर, ये जो दोनों ड्रग है एंटीवायरल है, एमसिटाबिन और इफाविरेज। इफाविरेज जो है, इफाविरेज ये भी क्या है? एंटीवायरल एजेंट है। एंटीवायरल 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 ड्रग जब भी हम देते हैं किसी मरीज को, तो यहाँ पे पहला लिखा हुआ है प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ साइकेट्रिक कोमॉर्बिडिटीज। याद रखना, अगर मैं इसके साथ में ये दवाई दे रहा हूँ, इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि दोनों का कॉम्बिनेशन हम इसलिए दे रहे हैं ताकि साइकेट्रिक प्रॉब्लम ना हो। उल्टा होने की रिस्क पे जाता है बच्चा, एंटीवायरल से साइकोसिस के सिम्टम आने के रिस्क पे जाएगा। दूसरा, अवॉइड डिजीनेस, सेडेशन एंड नाइटमेयर्स। ये जो एंटीवायरल ड्रग है इफाविरेज है, ये जो टोनोफोविर है, इन दवाइयों से कभी भी प्यारे दोस्तों यहाँ पे ये सिम्टम नहीं आते हैं, डिजीनेस, सेडेशन, नाइटमेयर्स इनके सिम्टम नहीं है। तो दो ऑप्शन तो सीधे सीधे कट गए, क्योंकि ये जो बातें बोली जा रही है ये इन दवाइयों से संबंध नहीं रखती है। जो बातें बोली जा रही है इन दवाइयों से संबंध नहीं रखती है। एक लिखा हुआ है ये रिड्यूस करती है वायरल रेजिस्टेंस को, और एक लिखा हुआ है ये कंट्रोल करती है सीवियर रैश एंड हिपेटोटॉक्सिसिटी को। तो जब आप इन दवाइयों को साथ में देते हो, है ना, मिक्स करके देते हो, दोनों को साइमल्टेनियस देते हो, तो ये रैश और हिपेटोटॉक्सिसिटी के लिए नहीं है, ये है रिड्यूसिंग वायरल रेजिस्टेंस। ये वायरल रेजिस्टेंस को कम करती है। रेजिस्टेंस मतलब जब आप वायरल इन्फेक्शन जब मरीज को होता है, HIV इन्फेक्शन है, और जब आप ये दवाइयाँ दोगे तो दवाई का वायरस का जो लोड है बॉडी में, है ना, वायरस का जो लोड है बॉडी में, वायरस जो हमारे इम्यून सिस्टम को काम नहीं करने दे रहा है और एक रेजिस्टेंस डेवलप की है, ये दवाइयाँ उस वायरस के रेजिस्टेंस को रिड्यूस कर देगी। और जब वायरस का रेजिस्टेंस कम होगा तो वहाँ पे मरीज जो है उसके अंदर समस्या होने की रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। सी करेक्ट आंसर है, रेस्ट 3 आर इनकरेक्ट। व्हाट इज द रीजन टू गिव द ड्रग? दीज आर द रीजन टू गिव द ड्रग। तो सी इज द करेक्ट वन, रेस्ट ऑल आर इनकरेक्ट। चलिए अब एक यहाँ पे इमेज बेस्ड का क्वेश्चन है, आपको सवाल को अच्छे से फोटो को अच्छे से देखना और फिर जवाब लिखना, क्योंकि जल्दबाजी में ये भी होगा गलत। जल्दबाजी में ये भी क्या हो जाएगा? गलत। सभी को जवाब लिखना है। देखो पहले फोटो को ढंग से देखना तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये आईवी सेट जैसा दिख रहा है, लेकिन आईवी सेट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर लगी हुई है जाली। इसके अंदर क्या लगी हुई है? जाली लगी हुई है, मतलब फिल्टर लगा हुआ है। और जब यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है, याद रखना, जब यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है तो समझ लो ये क्या है?
ब्लड सेट, बीटी सेट। यस माय डियर फ्रेंड, सर ये तो बीटी सेट है। ये क्या है? ये इंट्रावीनस फ्लूइड इन्फ्यूजन सेट नहीं है, ये आर्टीरियल लाइन नहीं है, ये सेंट्रल वीनस प्रेशर लाइन नहीं है। सीवीपी लाइन नहीं दिख रही है आपको? यहाँ पे आपने देखा हुआ जाली लगी हुई है, मैंने बोला जो जाली वाला सेट है उसको बीटी सेट बोलेंगे। ब्लड, हाँ, ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय ब्लड को फिल्टर करने के काम आता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट के नाम से जानते हैं, बीटी सेट इसको शॉर्ट में जानते हैं, और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लगभग सभी रसगुल्लों ने पहचान लिया। इसका मतलब ये फोटो पहले देखी हुई है, और जो मैंने पहले देखी है उसको पहचानने में मुझे कोई समस्या नहीं होती है। क्लाइंट एक्स ऑन एडमिशन टू हॉस्पिटल विथ सीवियर पेन हैज डिक्रीज ब्लड प्रेशर, व्हाट इज द रैशनल फॉर द डिक्रीज ब्लड प्रेशर? बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा मजेदार सवाल है। यहाँ पे बोला कि एक क्लाइंट है एक्स, और जब एडमिशन हुआ हॉस्पिटल में तो सीवियर पेन हो रहा है क्लाइंट एक्स को, और उसका बीपी कम हो गया है। क्लाइंट एक्स को क्या हो रहा है? सीवियर पेन हो रहा है, और क्लाइंट एक्स का जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो गया है। ये क्लाइंट एक्स के साथ में हुआ है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है। व्हाट इज द रैशनल फॉर द डिक्रीज ब्लड प्रेशर? ये बीपी कम होने के पीछे क्या रैशनल है? बड़ा मजेदार सवाल है ना? आपको मजा आएगा इस सवाल को पढ़ के, और फिर इसका जवाब देने में आपको मजा आएगा। क्लाइंट एक्स जो है हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, और क्लाइंट एक्स के वहाँ पे क्या हुआ है प्यारे दोस्तों? क्लाइंट एक्स के वहाँ पे एडमिशन में क्या हुआ? हॉस्पिटल में सीवियर पेन हो रहा है उसको, और उसका डिक्रीज हो गया ब्लड प्रेशर। पहला है हाई मेटाबॉलिक रेट। कोई भी ऐसी सिचुएशन जो आपकी मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाती है वो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगी। कोई भी ऐसी सिचुएशन जो आपकी मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाएगी, जैसे एक होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में T3 और T4 हार्मोन का ज्यादा होना हाइपरथायरॉयडिज्म कहलाता है। और जब T3 हार्मोन और T4 हार्मोन ज्यादा होंगे और हाइपर रहेगा थायराइड हार्मोन, हाइपरथायरॉयडिज्म होगा, तो उस केस के अंदर इंक्रीज हो जाएगी बेजल मेटाबॉलिक रेट। जो आपकी बेजल मेटाबॉलिक रेट है BMR, वो भी बढ़ी हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि T3 और T4 हार्मोन वहां पे ज्यादा बढ़े हुए देखने को मिल रहे हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पे ये आपका हो गया हाई मेटाबॉलिक रेट। दूसरा, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। आप देखोगे अगर किसी मरीज में कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ता है तो इंक्रीज हो जाता है प्रेशर। तो हाइपोटेंशन की जगह क्या होगा? हाइपरटेंशन। दैट इज सिंपल थिंग। अगला है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द आर्टीरियोल, और एक है वेजो डायलेशन। अगर आर्टीरियोल कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, ये पाइप है और ये पाइप ऐसे छोटू हो जाता है, तो जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा, पाइप छोटा होगा मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और जब भी इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस, जब भी वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो इंक्रीज हो जाएगा प्रेशर। जब वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ता है ऑटोमेटिकली प्रेशर बढ़ता है। दैट इज ए सिंपलेस्ट थिंग। तो प्रेशर यहाँ पे भी बढ़ा, प्रेशर यहाँ पे भी बढ़ा, प्रेशर यहाँ पे भी बढ़ा, लेकिन प्रेशर कहाँ नहीं बढ़ा? जब वेजो डायलेशन हुआ। अगर आपकी वेसल्स डायलेट होती है तो प्रेशर घट जाता है। अगर आपकी आर्टीरियोल डायलेट होती है तो रेजिस्टेंस कम होता है, और डायलेटेड आर्टीरियोल में डिक्रीज हो जाता है पेरिफेरल रेजिस्टेंस। उससे क्या होता है? डिक्रीज होता है ब्लड प्रेशर। रेजिस्टेंस घटेगा, ऑटोमेटिकली प्रेशर घटेगा। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए, बी और सी तीनों ही गलत स्टेटमेंट है। रेजिस्टेंस घटेगा, प्रेशर घटेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। सिंपल। अगला क्वेश्चन, द डाई कॉमनली मिक्स्ड विद बैक्टीरिया इन नेगेटिव स्टेनिंग इज। ये थोड़ा डिफरेंट है, ये थोड़ा हटके है, और ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे सवाल ने बोला वो डाई जो कॉमनली मिक्स करते हैं बैक्टीरिया के साथ में, और वो जब स्टेनिंग करते हैं उससे तो नेगेटिव स्टेनिंग देती है, उस डाई को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल रेड डाई, क्रिस्टल वियोलेट डाई, इंडियन इंक डाई, मैथिलीन ब्लू डाई। कौन सी डाई यूज की जाती है प्यारे दोस्तों? सभी लोगों को जवाब लिखना है, क्या जवाब होना चाहिए? चार डाई के नाम लिखे हैं, जवाब सबने गलत लिखे हैं। सही जवाब भी चूज कर लो भाई।
मैं रोज हाथ पानी लेता हूँ। हाँ, हाथ पानी लेके संकल्प ले साथ में और फिर अच्छे से पढ़ो, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे अच्छा, हमने बोला कोई तो सही आंसर लिखो, तो रसगुल्लों ने सबने जो है अलग अलग आंसर लिखना शुरू किया कि कोई तो सही होगा। अच्छा, कुछ तो क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि पहले ए आंसर लिखते हैं, फिर बी लिख देते हैं, सी लिख देते हैं, फिर डी लिख देते हैं, ई लिख देते हैं। समझ बात को? कहने का मतलब है कि ये जो आप लिख रहे हैं, क्या आपने ये भी आंसर लिख दिया, ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया? अच्छा, ये दो तो नहीं लिखते हैं, लेकिन सभी लिख देते हैं रुक रुक के, ताकि कोई एक तो सही होगा। ऐसे नहीं होता रसगुल्लो, एक आंसर पे अडिग रहो। और ये आंसर है आपका इंडियन इंक, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये न्यूट्रल रेड, क्रिस्टल वियोलेट या मैथलिन ब्लू डाई नहीं है। आपने देखा होगा जब वहां पे एग्जाम में सॉरी जब हम ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ते हैं तो मैं WBC के बारे में पढ़ता हूँ, और जब मैं WBC को पढ़ता हूँ तो ये जो WBC होती है, इस WBC के वेराइटी ऑफ टाइप होते हैं। आपने देखा होगा वेराइटी ऑफ टाइप ऑफ WBC में न्यूट्रोफिल आते हैं, बेजोफिल आते हैं, इओसिनोफिल आते हैं, ऐसे WBC के टाइप होते हैं। ये जो न्यूट्रोफिल, बेजोफिल और इओसिनोफिल होती है, इसमें न्यूट्रोफिल न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल होता है मतलब रेड डाई, एक होती है उसमें रेड डाई, एक ब्लू डाइट है, ठीक है। अब रेड और ब्लू दो कलर है, न्यूट्रल इन दोनों कलर को ले लेता है, रेड और ब्लू। रेड डाई जो होती है और ब्लू डाई, ब्लू है मैथिलिन ब्लू, मैथिलिन ब्लू, और रेड डाई जो होती है एसिडिक डाई होती है, ये बेसिक डाई होती है, याद रखना। और ये एसिडिक डाई होती है, एसिडिक डाई होती है। तो जब ये डाई दोनों साथ में लेते हैं तो कलर कैसा हो जाता है, न्यूट्रल। बेजोफिल में बेसिक कलर से जो फिल हो जाती है, बेजोफिल, वो फिल किससे होती है, ब्लू कलर की डाई से, ब्लू डाई से। और ये ब्लू जो है वो बेसिक डाई है। और इओसिन, इओसिनोफिल, इओसिनोफिल जो है वो इओसिन, इओसिन मैंने आपको यहाँ पे बताया एसिडिक डाई है। इओसिन रेड कलर की है, एसिडिक डाई है। तो जो सेल जो है रेड कलर से कलर होती है, इओसिन से कलर होती है, रेड कलर से कलर होती है, एसिडिक है, इओसिनोफिल है। जो बेसिक कलर से कलर होती है बेजोफिल है, ब्लू कलर है। और जो दोनों कलर से कलर होती है न्यूट्रोफिल है। ऐसी तीन WBC की सेल होती है ग्रेनुलोसाइट। ये मैथिलिन ब्लू यहीं से है, मैथिलिन ब्लू, ब्लू कलर। ये न्यूट्रल रेड नहीं होता है, रेड और ब्लू मिक्स होकर न्यूट्रल बनाते हैं, ये एसिडिक डाई है। क्रिस्टल वियोलेट दोनों मिक्स होते हैं तो इसका कलर वियोलेट ही आएगा, ये जो न्यूट्रोफिल है। तो यहाँ पे आपको ये सभी बातें ध्यान रखनी है। इन सभी को अगर हम साइमल्टेनियसली हटावें तो पीछे एक ही बचता है, दैट इज इंडियन इंक। और ये डाई कॉमनली मिक्स होती है बैक्टीरिया के साथ में नेगेटिव स्टैंडिंग के अंदर। दिस इज सिंपलेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक स्ट्रेटजी फॉर हेल्थ प्रमोशन? हेल्थ प्रमोशन की कौन सी बेसिक स्ट्रेटजी नहीं है? नहीं है। फोर्सिंग, एडवोकेसी, मीडिएटिंग, इनेबलिंग। पता नहीं आज क्या हो रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, लग रहा है और पढ़ना पड़ेगा। यही तो हम कर रहे हैं, यही तो हम कर रहे हैं, रोज की और पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि और पढ़ना पड़ेगा। दैट इज वेरी एसेंशियल। अब देखो, आप जब हेल्थ प्रमोशन की स्ट्रेटजी लगा रहे हो, तो कोई भी स्ट्रेटजी जब आप लगाते हैं, कोई भी स्ट्रेटजी, तो यहाँ पे हेल्थ प्रमोशन के लिए वो होगी, एक नहीं होगी। तो अगर हम इनेबलिंग करते हैं, हम मीडिएटिंग करते हैं, एडवोकेसी करते हैं, तो ये एक्टिविटी होगी। लेकिन आप किसी को फोर्स करके कुछ कराओ, ये हेल्थ स्ट्रेटजी में नहीं आती है, हेल्थ प्रमोशन में काम।
ये बेसिक स्ट्रेटजी नहीं है फोर्सिंग। आप एडवोकेसी करो, आप मीडिएटिंग करो, आप इनेबलिंग करो, समझाओ, उनको कराओ ये, लेकिन आप ही करवाओ ऐसा पॉसिबल नहीं है, फोर्सिंग नहीं किया जा सकता। यहाँ पे करेक्ट आंसर ए है, बी सी और डी तीनों ही गलत है, ये स्ट्रेटजी में नहीं आएगा, बाकी सभी। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द गैस्ट्रोस्टमी आर करेक्ट एक्सेप्ट वन। गैस्ट्रोस्टमी के बारे में सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, एक स्टेटमेंट को छोड़ के, वो कौन सा? बहुत अच्छा सवाल है। गैस्ट्रोस्टमी का मतलब हो गया कि आप स्टोमक जो होता है उसमें एक ओपनिंग क्रिएट करते हैं और फिर उसको ओपन ही रख देते हैं, उसको गैस्ट्रोस्टमी कहते हैं। और उसको लेके सभी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, ए को छोड़ के। पहला, न्यूट्रिएंट्स आर सेंट इनटू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट थ्रू ए फीडिंग ट्यूब। एंट्रल न्यूट्रिशन कैन बी गिवन थ्रू गैस्ट्रोस्टमी, ठीक। और पेरेंटल न्यूट्रिशन कैन बी गिवन थ्रू आउट गैस्ट्रोस्टमी, कभी भी नहीं। इट इज द क्रिएशन ऑफ एन आर्टिफिशियल एक्सटर्नल ओपनिंग इनटू द स्टोमक। यहां पे एक सवाल कटा, पेरेंटेड न्यूट्रिशन कैन बी गिवन थ्रू गैस्ट्रोस्टमी, पेरेंटल न्यूट्रिशन ये नहीं कर सकते। हाँ, हम न्यूट्रिएंट्स को भेजते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इस ट्यूब के थ्रू, सही है। हम एंट्रल न्यूट्रिशन यहाँ पे दे सकते हैं ट्यूब के थ्रू, सही है। और हम एक आर्टिफिशियल एक्सटर्नल ओपनिंग क्रिएट करते हैं, ये भी सही है, तीनों तरीके सही है। लेकिन ये जो है पेरेंटल न्यूट्रिशन जो हम दे सकते हैं थ्रू आउट गैस्ट्रोस्टमी, ये गड़बड़ स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि पेरेंटल न्यूट्रिशन हमेशा सेंट्रल वीनस कैथेटर से ले देते हैं। किससे देते हैं? सेंट्रल वीनस कैथेटर से देते हैं, दिस इज फैक्ट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सी बनेगा। ए, बी और डी तीनों ही गलत स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न, फॉलोअप केयर इज रिक्वायर्ड फॉर द न्यू बॉर्न विद इन। ये अच्छा सवाल है, 4 ऑप्शन है, सवाल को अच्छे से पढ़िएगा। फॉलोअप केयर, कौन से न्यूबॉर्न में फॉलोअप केयर की जरूरत है? याद रखना, फॉलोअप का मतलब है छुट्टी होने के बाद में मरीज का वापस आना, इसको फॉलोअप केयर कहते हैं, है ना। इमीडिएट आफ्टर बर्थ, इमीडिएट आफ्टर बर्थ जो है न्यूबॉर्न बेबी में आपने असेस किया। एक वहां पे आया मंगोलियन स्पॉट। मंगोलियन स्पॉट जो होता है प्यारे दोस्तों, मंगोलियन, ये एक ब्लू कलर का मार्क्स होता है। ये मंगोलियन स्पॉट एक ब्लू कलर का मार्क्स होता है लंबोसेकल एरिया में, और ये लोकल बनता किससे है? लोकल मिलेनिन एक्सेस की वजह से। और ठीक कैसे होगा? ऑटो रिजॉल्व। विद इन 1 ईयर ऑटो रिजॉल्व हो जाता है, विद इन 1 ईयर, 1 ईयर। एक आध साल में अपना आप ठीक हो जाएगा। लोकल मिलेनिन के ज्यादा होने से होता है, ब्लू कलर का मार्क्स होता है लंबोसेकल एरिया में, नाम देते हैं मंगोलियन स्पॉट, ये पहला नाम है। एक यहाँ पे लिखा हुआ है अम्बिलिकल, तो ये तो नॉर्मल है और नॉर्मल वाले में फॉलोअप की जरूरत नहीं होती है। दूसरा लिखा हुआ है अम्बिलिकल कॉर्ड हैज 2 आर्टरीज एंड 1 वेन। अम्बिलिकल कॉर्ड के पास में 2 आर्टरी है, 1 वेन है। तो ये जो इंपॉर्टेंट बात है ना, कि अम्बिलिकल कॉर्ड है और उसके अंदर आने वाली वेसल्स, आने वाली वेसल मतलब प्लासेंटा जो आती है,
ये दोनों आर्टरी होती है, और ये आर्टरी जो होती है वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है, ऐसा मैंने फिटर सर्कुलेशन में बताया था। 96% जो है, सॉरी 60 टू 55 टू 60% SpO2 रहता है अम्बिलिकल आर्टरीज का। जबकि अम्बिलिकल वैन जो होती है ये नंबर में 1 होती है, और ये प्योर ब्लड कैरी करती है, प्योर ब्लड। इसको मैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहता हूँ। सर कितना होता है, तो यहाँ 80% होता है। 80% से ज़्यादा सैचुरेशन अम्बिलिकल कॉर्ड की किसी वेसल में नहीं होता है। अम्बिलिकल कॉर्ड में 2 आर्टरी और 1 वैन होती है, ये बात सत्य है। हालांकि जब अम्बिलिकल कॉर्ड सबसे पहली बार बनती है तो इसमें 4 वेसल होती है, और राइट अम्बिलिकल आर्टरी जो होती है, राइट अम्बिलिकल वैन, वो मर्ज हो जाती है, मर्ज लेफ्ट के अंदर, तब से वैन एक ही रही। ये 4 महीने के गैस्ट्रेशन में ऐसा होता है। सवाल ये भी पूछा हुआ है, जब बच्चा 4 महीने का होता है मदर के वूम में, तो राइट अम्बिलिकल वैन मर्ज हो जाती है और वो लेफ्ट के अंदर मर्ज होती है, एक ही रह जाती है वैन, और वैन हमेशा प्योर ब्लड को कैरी करेगी। आर्टरी 2 होती है जो इम्प्योर ब्लड को लेके आती है, 2 आर्टरी और 1 वैन, ये यहाँ पे कंसेप्ट है। तो ये ऑप्शन तो कट गया, पहला वाला वैसे भी कट गया, क्योंकि ये दोनों ही नॉर्मल है। मिलिया जो होते हैं, मिलिया भी बर्थ मार्क्स होते हैं, वाइट कलर के, वाइट पिन पॉइंट जो है, छोटे छोटे, आपने देखा होगा। व्हाइट पिन पॉइंट, छोटे 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 डॉट जो कहाँ होते हैं, नोज में, फेस पे, चिक पे, इन सभी को मिलिया बोलते हैं। ये मिलिया भी ऑटो रिजॉल्व होते हैं, इसको भी बर्थ मार्क्स कहते हैं। तो मैंने किसको बर्थ मार्क्स बोला, मिलिया को। किसको बोला, मंगोलियन स्पॉट को। अम्बिलिकल कॉर्ड में 2 आर्टरी और 1 वैन, सभी नॉर्मल है। तो कौन सा ऑप्शन खोटा हुआ, कौन सा ऑप्शन गड़बड़ है, ऑप्शन कौन सा गड़बड़ है, ऑप्शन बी यहाँ पे गड़बड़ है, हेड सर्कमफ्रेंस। प्यारे दोस्तों 39 नहीं होता है, जन्म के समय हेड सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 33 टू 35 सेंटीमीटर एट बर्थ, 33 टू 35 सेंटीमीटर, एवरेज होता है 34 सेंटीमीटर। और ये हेड सर्कमफ्रेंस जन्म के समय जो होता है, ये हेड सर्कमफ्रेंस जो जन्म के समय, बर्थ के समय होता है, ये अगर 39 है तो ये मैक्रोसिपेली है, और मैक्रोसिपेली हाइड्रोसिपेलस को इंडिकेट करता है। ये मैक्रोसिपेली है, और मैक्रोसिपेली किसको इंडिकेट करता है, मैक्रोसिपेली। अच्छा, हाइड्रोसिपेलस क्या होता है, हाइड्रोसिपेलस क्या होता है प्यारे दोस्तों, हाइड्रोसिपेलस, बहुत सारे सवाल यहां से एग्जाम में लेके बने हैं। हाइड्रोसिपेलस, जो बच्चा मैक्रोसिपेली है, लार्ज साइज का हेड होता है, और इसको हम हाइड्रोसिपेलस कहते हैं। और ये जो हाइड्रोसिपेलस है, ये हाइड्रोसिपेलस जो है, ये क्या होता है, सीएसएफ इन वेंट्रिकल्स, वो भी क्या, एक्सेस, यस, excess CSF in ventricle that enlarge the size of ventricle. Due to this enlargement of the head, bulging of fontanel hydrocephalus, ventricles में CSF का ज़्यादा होना, और excess CSF enlarge करता है, enlarged ventricles, और जब ventricle enlarge होते हैं तो enlarge करते हैं head को, enlarged head, और जब हेड एनलार्ज होता है तो यहाँ पे डेफिनेटली कंडीशन हाइड्रोसिपेलस कहलाती है। सीएसएफ जब एक्यूमुलेट होएगा वेंट्रिकल्स में, एक्सेस अमाउंट में सीएसएफ जब वेंट्रिकल में भरेगा तो वेंट्रिकल साइज में बड़े हो जाते हैं, और वेंट्रिकल जब एनलार्ज होंगे तो ऑटोमेटिकली हेड का एनलार्जमेंट होता है। याद रखना, सीएसएफ ब्रेन में, या ब्रेन का साइज बड़ा नहीं होता है, वहाँ पे ब्रेन के तो टूपा लगता है। एक कॉमन सेंस समझो कि हमारा जो सेरिब्रम है, ये जो सेरिब्रम होता है ऐसा, आपने देखा होगा सेरिब्रम, सेरिब्रम किस शेप का होता है प्यारे दोस्तों, सेरिब्रम देखा आपने, ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है सेरिब्रम। शेप क्या होता है सेरिब्रम का, सभी कमेंट करेंगे, अरे मैथ्स एंड साइन रुक जाओ भाई, है सेरिब्रम का शेप बताओ, सेरिब्रम what is the shape of cerebrum?
गड़बड़ है, काफी गड़बड़ है मामला। सेरिब्रम जो होता है ना वो एक हेमिस्फीयर शेप का नहीं होता है, सेरिब्रम स्क्वायर शेप का नहीं होता है, सेरिब्रम एक स्पेयर शेप ऑर्गन है, स्पेयर, चंद्राकार। और अब चंद्राकार सेरिब्रम को फ्लैक्स सेरिब्री नाम की स्ट्रक्चर जो है, फ्लैक्स सेरिब्री, इसको बोलते हैं फ्लैक्स सेरिब्री। और ये इसको कन्वर्ट करती है दो पार्ट में, एक राइट हेमिस्फीयर और एक लेफ्ट हेमिस्फीयर, जहां आपस में मिलते हैं उसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। और इस कॉर्पस कैलोसम के जस्ट नीचे से अराइज होते हैं वेंट्रिकल्स। मैंने बोला वेंट्रिकल नंबर में 4 होते हैं, 2 लेटरल, एक थर्ड और एक फोर्थ वेंट्रिकल, नंबर में 4 होते हैं। लेटरल वेंट्रिकल को डिवाइड करने वाला एक पार्टीशन होता है, इसको बोलते हैं सेप्टम, और ये सेप्टम कहलाता है ल्यूसिडम। इस सेप्टम को नाम देता है सेप्टम ल्यूसिडम। और इसको 2 भाग में डिवाइड करता है, राइट लेटरल वेंट्रिकल, लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल। 2 भाग हो जाते हैं लेटरल वेंट्रिकल के, एक राइट लेटरल वेंट्रिकल जो राइट हेमिस्फीयर में होता है, लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल जो लेफ्ट हेमिस्फीयर में होता है। हमने इसको डिवाइड किया बीच में से, और ये राइट हेमिस्फीयर में रहता है, ये लेफ्ट हेमिस्फीयर में रहता है। और फिर एक स्ट्रक्चर होती है ये, इसको बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना। और इसके बाद में यह है थर्ड वेंट्रिकल और यह है फोर्थ वेंट्रिकल, और इसके बीच में ये डक्ट होती है, इसको बोलते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट, सेरिब्रल एक्विडक्ट। इस इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना को बोलते हैं फोरामिना ऑफ मोनरो। और फोर्थ वेंट्रिकल में खुलते हैं, फोर्थ वेंट्रिकल सब एरेक्नोइड स्पेस में खुलता है, फोरामिना ऑफ लुस्का और फोरामिना ऑफ मैगेंडी में। सीएसएफ यहाँ वेंट्रिकल में बनता है, बनने के बाद में ड्रेन होके थर्ड में आता है, ड्रेन होके फोर्थ में आता है, सब एरेक्नोइड स्पेस में जाता है। ये पूरी कहानी किसकी रहती है? वेंट्रिकल्स की। अब इस वेंट्रिकल में अगर, क्योंकि सीएसएफ वेंट्रिकल में बनता है, वेंट्रिकल इनको ड्रेन करता है और सब जगह ले जाता है, तो अगर ऐसा हो कि सीएसएफ वेंट्रिकल में बने ही ना, सीएसएफ वेंट्रिकल से ड्रेन हो ही ना, कि वेंट्रिकल में सीएसएफ बन तो रहा है लेकिन बनने के बाद में सीएसएफ ड्रेन नहीं हो पा रहा है, वेंट्रिकल में ही भर रहा है। तो जब सीएसएफ बन के वो वेंट्रिकल में ही भर जाता है तो हेड का वेंट्रिकल का साइज एनलार्ज हो जाता है। सीएसएफ बन के वेंट्रिकल में भर जाता है तो वेंट्रिकल का साइज क्या हो जाता है? एनलार्ज। और वेंट्रिकल का जब साइज एनलार्ज हो जाता है तो सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? एनलार्ज हेड, मैक्रोसिपेली। वेंट्रिकल बढ़ गए, हेड का साइज एनलार्ज हो गया, मैक्रोसिपेली हो गया। समझ में आई? तो सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का जो हाइड्रोसिपलस होता है वो रुकावट की वजह से ही होता है। आपको ये समझ में आया ना? लेटरल से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना, सेरिब्रल एक्विडक्ट, फोरामिना ऑफ लुस्का, फोरामिना ऑफ मैगेंडी, सेप्टम ल्यूसिडम, कॉर्पस कैलोसम, राइट लेफ्ट वेंट्रिकल, बेड सेल, सेरिब्रम, हाइड्रोसिपलस। अगला प्रश्न, ट्रामाडोल है। अब ट्रामाडोल है तो सही, पर क्या है ये आपको बताना है। देखो अभी तक कुछ रसगुल्लों ने अगरबत्ती नहीं लगाई है भाई, और ये मामला काफी गंभीर हो सकता है। तो अगरबत्ती लगाए और एक काम और करें, सेशन आग की तरफ फैलाए। आंकड़ा नया चाहिए बिल्कुल, क्योंकि आपका आंकड़ा ही तो हमारी हिम्मत है, आपका आंकड़ा ही हमारी ताकत है। वो किसी ने कहा ना कि जुनू रगों में भर अलग कुछ, कर सके तो कर अलग कुछ, वरना कैसे कहेगी ये दुनिया इस बंदे में हुनर अलग कुछ। तो दिखाओ अपना हुनर, और आज एक पूरे उत्साह के साथ में नए आंकड़े के साथ में जुड़ जाओ। मैं आपको ओपियोइड एनाल्जेसिक्स की तरफ लेके जाता हूँ।
प्यारे दोस्तों, जब मैं एनाल्जेसिक्स की बात करता हूं तो इस दुनिया में 3 तरह के एनाल्जेसिक्स है। पहला एनाल्जेसिक्स कौन सा होता है? कौन सा होता है? एनसेड। जो सबसे कॉमन यूजेबल एनाल्जेसिक्स होता है वो होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। दूसरा एनाल्जेसिक्स होता है नॉन ओपोइड्स। और तीसरा एनाल्जेसिक्स जो होता है वो हम ओपोइड्स यहां पे पढ़ते हैं, ओपोइड्स। तो पहला एनाल्जेसिक्स है एनसेड, दूसरा नॉन ओपोइड्स और तीसरा है ओपोइड्स। एनसेड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। सर मैं अगर एनसेड लेता हूं तो कौन कौन सी होती है? तो एनसेड में प्यारे दोस्तों आपका आइबुप्रोफेन है, एनसेड में आपका डाइक्लोफेनेक है, एनसेड में आपका एसिक्लोफेनेक है, एनसेड में आपका एस्प्रिन है। ये सब एनसेड है। अगर मैं नॉन ओपोइड्स की बात करूं तो एसिटामिनोफेन। एसिटामिनोफेन जो होता है जिसको हम पैरासीटामोल बोल सकते हैं, नॉन ओपोइड्स है। और अगर मैं ओपोइड्स की बात करूं तो मॉर्फिन एक बड़ा नाम है, मेपेरिडीन एक और नाम है, मॉर्फिन एक नाम है, मेपेरिडीन एक नाम है, ट्रामाडोल एक नाम है, टापेंटाडोल एक नाम है, ट्रामाडोल एक नाम है, टापेंटाडोल एक नाम है, टापेंटाडोल एक नाम है। ये सभी के सभी कौन से है? ओपोइड एनाल्जेसिक्स है। ये सभी के सभी नॉन ओपोइड है। दोनों में फर्क देखिएगा। जितने भी ओपोइड एनाल्जेसिक्स है ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का काम करते हैं, वहां पे सांस के रास्ते को दबाने का काम करते हैं, सांस के रास्ते पे टूपा लगाने का काम करते हैं। जितने भी नॉन ओपोइड्स है ये हिपेटोटॉक्सिक होते हैं। नॉन ओपोइड क्या होता है? ये होता है हिपेटोटॉक्सिक। हिपेटोटॉक्सिक होता है, लीवर के लिए काफी गंभीर समस्या पैदा करते हैं। और जितने भी एनसेड होते हैं ये ज्यादातर रीनल टॉक्सिक होते हैं, रीनल टॉक्सिसिटी करते हैं। तो किडनी को गड़बड़ ज्यादातर एनसेड करते हैं, लीवर को गड़बड़ ज्यादातर नॉन ओपोइड्स करते हैं, और दिमाग को, ब्रेन को सप्रेस करने का काम, ब्रेन को सुलाने का काम जो है वो हमेशा ओपोइड्स करते हैं। तो सभी ने सिस्टम पे इफेक्ट दिखाना है और पर्टिकुलर सिस्टम के साइड इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है इन सभी चीजों के अंदर। तो मेरा करेक्ट आंसर डी बनेगा। एंटी फ्लैटुलेंट इसको नहीं कहते हैं, एंटी रिफ्लक्स ड्रग इसको नहीं कहते हैं। ये दोनों काम ये करवा देगा ऐसा होगा नहीं। नॉर्मली ये कॉन्स्टिपेशन करवाता है तो फ्लैटुलेंस बढ़ जाती है कि नहीं? ये जब डिस्टेंशन कराएगा तो रीगर्जिटेशन रिफ्लेक्स बढ़ जाएगा। बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है डी बनेगा। बीटा ब्लॉकर जो होती है जैसे आपका एटेनोलोल, प्रोप्रानोलोल, जिनके पीछे एलोल आता है वो बीटा ब्लॉकर है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, एंटी एरिथमिक मेडिकेशन के रूप में भी काम में लेते हैं। सपोसिटरीज कैन बी इंसर्टेड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अच्छा सवाल है। सपोसिटरी जो होती है सभी जगह पे इंसर्ट की जाती है, एक जगह को छोड़ के, यूरेथ्रा, एक्सिला, वेजाइना और रेक्टम। सभी लोग जवाब लिखे भाई, देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। हाँ, एलओएल वाली सारी जो है वो बीटा ब्लॉकर ही होती है। अलग अलग जवाब आ रहे हैं। बी जवाब ज्यादातर लोगों ने दिया है, बिल्कुल सही है। सपोजिटरी जो है रेक्टम में डालती है। इट कैन यूज फॉर वेजाइना आल्सो, यूरेथ्रा। यहाँ पे 3 जगह रहती है इंसर्ट की, लेकिन एक्सिला में तो सपोजिटरी क्या ही डालेंगे, बॉडी कैविटी तो एटलीस्ट होनी चाहिए। तो एक्सिला जो है वो एक्सेप्ट में आएगा जहां सपोजिटरी हम इंसर्ट नहीं करते हैं। बाकी सभी जो है उनमें सपोजिटरी हम कर सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस टू एस्प्रिन आर ऑल एक्सेप्ट। एस्प्रिन जो दवाई होती है, एस्प्रिन, इसके सारे कॉन्ट्रा इंडिकेशन है एक को छोड़ के। एस्प्रिन जो दवाई होती है
अगला प्रश्न है, एस्प्रिन जो दवाई होती है, बिल्कुल खोटे आंसर है तीनों। हाँ, 5 मिनट के अंदर जो है यूपी की वैकेंसी आने वाली है, क्या बात है, आने दो फिर। माला वाला मंगाए क्या है? 2244 वैकेंसी आने वाली है 5 मिनट में। वाह भाई, रसगुल्ले ने बोला गुप्त सूत्रों से खबर निकाली है। तो 5 मिनट आने वाली है, तो हम आपको स्वागत कर लेंगे, ठीक है, आने दो आप तो। लेकिन इतना परेशान मत हो लाले, थोड़ा शांत रहो, क्योंकि वैकेंसी आने पे ज़्यादा परेशान होने पे समस्या बढ़ती है कि नहीं? तो यहाँ पे हमने बताया क्या, अगर कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें, एस्प्रिन दवाई के कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें, तो सभी इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन है एक को छोड़ के, पेप्टिक अल्सर, ब्लीडिंग टेंडेंसी, चिकन पॉक्स और रूमेटॉइड आर्थराइटिस। 4 बातें हमने यहाँ पे लिखी है। जब हम एस्प्रिन किसी को दे रहे हैं तो एस्प्रिन जो होती है वो जो कराएगी वो हम नहीं देंगे। अब आप बताओ क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है एस्प्रिन, जब हम देने के बारे में सोचे क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है? देखो, एक्सेप्ट का सवाल है, फिर भी गलत चूज किए जा रहे हैं। हम बताएं, अगर एस्प्रिन की दवाई, एस्प्रिन दवाई, मान लो किसी मरीज को पेप्टिक अल्सर है, एस्प्रिन दवाई जो होती है एस्प्रिन, इस दवाई को जब हम किसी को देते हैं, नॉर्मली इसके इंडिकेशन क्या है? इंडिकेशन क्या है? 2 तरह के इंडिकेशन रहते हैं। एक इंडिकेशन इसको देते हैं थॉमस वाली बीमारी में एंटी प्लेटलेट के रूप में। एंटी प्लेटलेट एग्जाम्पल, किसी को हार्ट अटैक आया, MI हुआ है, या किसी मरीज जो है उसके अंदर जो है कोरोनरी आर्टरी बीमारी हुई है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम जो है ब्लड थिनर के रूप में, एंटी प्लेटलेट एक्शन के रूप में इसको काम में लेते हैं। ये तो एक काम हुआ। एस्प्रिन का दूसरा काम होता है कि इसको एनसाइड के रूप में काम में लेते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग। पेन को कम करती है, इन्फ्लामेशन को कम करती है, एनसाइड के रूप में काम में लेते हैं। ये इसके मेजर काम है एस्प्रिन के, एंटी प्लेटलेट और ये। लेकिन इसके कॉमन साइड इफेक्ट की जब मैं बात करता हूँ, तो साइड इफेक्ट में ये GI ब्लीड कराती है, ये पेट में छाले बनाती है, घाव बनाती है। तो पेप्टिक अल्सर अगर किसी को है तो उसमें ये नहीं देंगे। किसी को पहले ब्लीडिंग टेंडेंसी है तो उसमें नहीं देंगे, होता ना। मान लो किसी को पहले से वारफेरिन चल रही है तो फिर उसमें भी नहीं देते हैं, है ना। किसी को चिकन पॉक्स हो रखा, चिकन पॉक्स, उसमें भी ये नहीं देते हैं, क्योंकि चिकन पॉक्स बीमारी वाले मरीज जो है उसके अंदर अगर एस्प्रिन देते हैं, क्योंकि वो वायरल इन्फेक्शन है तो उसको रेस सिंड्रोम हो जाता है। चिकन पॉक्स वाले को अगर एस्प्रिन देंगे तो उसको भी क्या हो जाएगा, रेस सिंड्रोम। तो इन सभी तरह की कैटेगरी जो है उसके अंदर हम एस्प्रिन नहीं देते हैं। लेकिन ये जो कैटेगरी है ऑप्शन डी वाली, कौन सी कैटेगरी है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस। जी हाँ प्यारे दोस्तों, जॉइंट का इन्फ्लामेशन, और हमने बोला ये एनसेड है और इसका एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन है। और जहां पे भी इन्फ्लामेशन होगा, जहां पे भी इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होगी, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के रूप में इसको काम में लेते हैं, और ये पेन को और इन्फ्लामेशन को कम करती है। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए, बी और सी तीनों ही गलत स्टेटमेंट है। एक्सेप्ट का क्वेश्चन था तो डी करेक्ट आंसर रहेगा, बाकी सभी गलत स्टेटमेंट है, मतलब आंसर के हिसाब से। Which of the following is the most effective way to control the transmission of an infectious agent? अच्छा सवाल है। अगर आप इन्फेक्शियस एजेंट के ट्रांसमिशन को रोकना चाहते हो तो सबसे इफेक्टिव तरीका बता दो। रेस सिंड्रोम में लीवर अफेक्ट होता है अभिलाषा सबसे पहले, और लीवर के बाद में प्रॉब्लम होती है मल्टी ऑर्गन में, ब्रेन भी इन्वॉल्व होता है, सब एक एक करके इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन पहले इन्वॉल्व होने वाला जो ऑर्गन है वो लीवर है। कुछ बच्चे बिल्कुल सही ट्रैक पे है जिन्होंने अगरबत्ती लगा रही है, कुछ अगरबत्ती नहीं लगाते हैं तो उनको एक्सेप्ट दिखता नहीं है, नॉट दिखता नहीं है, इंक्लूड ऑल दिखता नहीं है। तो ये काम तो अति गंभीरता के साथ में लेना पड़ेगा और अपने आप को कॉन्फिडेंट करना पड़ेगा। अगला प्रश्न, मोस्ट इफेक्टिव वे टू कंट्रोल द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट, प्रैक्टिसिंग आइसोलेशन प्रिकॉशन,
taking vaccination for all pathogen, practicing meticulous hand hygiene, identify the infectious agent। हमने सुबह के लेक्चर में भी इस बात पे जोर दिया, अभी फिर बता रहे हैं कि आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे भी है, और हेपेटाइटिस जो है ए वो ओरोफिकल रूट से होता है। हैंड हाइजीन जो है, हैंड हाइजीन ये जो है ये सबसे इफेक्टिव तरीका है, चाहे तो आप सोप एंड वाटर से कर लो, है ना। हैंड हाइजीन जो प्रैक्टिस करेंगे हम जब मेटिकुलस हैंड हाइजीन का, तो बेटर स्किन केयर वहां पे हो पाएगी, है ना, और उस तरीके से ट्रांसमिशन भी रुकेगा। हैंड हाइजीन या हैंड वॉशिंग जो होती है उसमें 7 तो स्टेप होते हैं, एग्जाम में आपको पूछे तो, और 5 ऐसे मूवमेंट होते हैं, तब इसको करना ही करना है, ऐसा WHO ने बोला है। हैंड हाइजीन के जो 7 स्टेप होते हैं और 5 मूवमेंट होते हैं, तब हैंड हाइजीन करना ही करना है, ऐसा WHO ने बोला है। ये हैंड वॉशिंग जो होती है वो मेडिकल या सर्जिकल, 2 तरह की होती है, मेडिकल और सर्जिकल। जब आप सोप एंड वाटर काम में लेते हो तो 2 तरह की हैंड वॉशिंग है, मेडिकल सर्जिकल। इसका वक्त लेते हो आप मेडिकल हैंड वॉशिंग को करने में तकरीबन 40 से 60 सेकंड, और जब सर्जिकल हैंड वॉशिंग करोगे तो आप वक्त कितना लोगे, तकरीबन 3 से 5 मिनट। इसका मतलब सर्जिकल हैंड वॉशिंग जो होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि वहाँ पे आप ऑपरेट करने जा रहे हो मरीज को, है ना। अगर आप हैंड सैनिटाइजर काम में लेते हो, हैंड सैनिटाइजर, उसका वक्त टाइम पूछे आपको तो आपका जो है 15 से 20 सेकंड ये टाइम रहता है हैंड सैनिटाइजर का। तो 7 स्टेप फॉलो करने होता है जब भी हैंड वॉशिंग या हैंड सैनिटाइजर करते हैं। सही है, 3 से 5 और 40 से 60। अब अगला मूवमेंट, 5 मूवमेंट है, 2 बिफोर है और 3 आफ्टर है। बिफोर टचिंग पेशेंट, दूसरा बिफोर procedure, before carried out any procedure, after touching patient, after touching patient surrounding, और after exposure, आफ्टर एक्सपोजर, बॉडी फ्लूइड। 5 बातें लिखी हमने, बिफोर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग, सॉरी बिफोर कैरिड आउट एनी प्रोसीजर, आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग, आफ्टर एक्सपोजर बॉडी फ्लूइड। ये 5 ऐसी सिचुएशन है, 5 ऐसे मूवमेंट है जो WHO ने बताए यहाँ पे, जो काम में लिए जाएंगे किसी भी मरीज में जब आप हैंड वॉशिंग करेंगे। मतलब ये समय में हैंड वॉशिंग करना ही करना है, और 7 स्टेप को फॉलो करते हुए हैंड वॉशिंग करनी है अच्छे से, ऐसा WHO ने यहाँ पे बताया। तो 2 बिफोर है और 3 आफ्टर है, मतलब 2 बीवी है और 3 आदमी है। बिल्कुल सही कह रहा है रसगुल्ला, 2 बीवी है और 3 आदमी है ना, 3 आदमी है मतलब 3 आफ्टर है और 2 बीवी है। तो 2 बिफोर है, 3 आफ्टर है। कैसे भी याद रखो, आपको रखना है अगले प्रश्न के साथ में, और याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम का फेमस क्वेश्चन है। हैंड वॉशिंग में हाँ एक क्वेश्चन नॉर्थ सेट 4 का इसमें एक्सेप्ट वाला सभी हो गए। और एक बात याद रखना, हैंड वॉशिंग जो होती है वो बहुत जरूरी है जिंदगी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न, पाम टू पाम, बैक साइड ऑफ द हैंड, इंटरलॉकिंग, रेडियस, थंब, फिंगर। क्या बात है, मतलब रसगुल्ले ने बिल्कुल एकदम सही सटीक 7 स्टेप को फॉलो करवाया है। अगला प्रश्न, हैंड रब का टाइम हमने बता दिया। द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अदर फूड एंड फ्लूइड व्हेन ब्रेस्ट फीडिंग मिल्क अलोन इज नो लॉन्गर सफिशिएंट
to meet the nutritional requirement of infant is known as substitute feeding, exclusive feeding, demand feeding, complementary feeding. छोटा बच्चा पैदा होता है, हम ब्रेस्ट मिल्क स्टार्ट कर देते हैं, ब्रेस्ट मिल्क। अब उसके साथ में सफिशिएंट न्यूट्रिशन की नीड को पूरा करने के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ फूड और फ्लूइड, इसको हम क्या बोलते हैं? तो याद रखना दोस्तों, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं। स्टार्ट विद इन हाफ एन आवर। स्टार्ट विद इन 30 मिनट्स, विद इन 30 मिनट्स आफ्टर बर्थ। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि अगर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुई है, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुई है, टीवीडी बोलते हैं इसको। टीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है प्यारे दोस्तों? सभी लोग लिखेंगे टीवीडी। इसमें तो 30 मिनट्स में, विद इन 30 मिनट्स, और LSCS हुआ है तो विद इन 4 आवर्स। व्हाट इज टीवीडी? ट्रांस वेजाइनल डिलीवरी मत लिख देना तुम। दिव्या सोनम ने सही लिखा है, रूबीना ने सही लिखा है, ये लिखो, श्रुति ने लिखा है ट्रांस वेजाइनल डिलीवरी। अरे मीनाक्षी, ये टी का मतलब ट्रांस नहीं है, इसका मतलब है टर्म। इसमें टी का मतलब टर्म है, याद रखना। ये एग्जाम में आएगा फुल फॉर्म। टीवीडी का फुल फॉर्म बताओ, टर्म वेजाइनल डिलीवरी, ठीक है। तो पहला लिखा है सब्स्टिट्यूट फीडिंग। अब हमने बोला ये तो शुरू का फेज है, पैदा होने के बाद में, और माँ का दूध ही बच्चे को एक्सक्लूसिव अमाउंट में पिलाना। अब यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद में बच्चा बड़ा हो गया, 2 साल तक तो ब्रेस्ट फीडिंग मदर करा सकती है, लेकिन फिर भी 6 महीने के बाद में, क्योंकि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ ही होती है, 6 मंथ होती है, तो 6 महीने के बाद में ब्रेस्ट फीडिंग चालू रखनी है, क्योंकि 2 साल तक कराते हैं। साथ में कुछ फीड देना शुरू किया, उसको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कहते हैं। ये जो हम साथ में शुरू करते हैं, और इसी को हम वीनिंग कहते हैं, वीनिंग। वीनिंग तो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग और वीनिंग क्या है? वीनिंग ब्रेस्ट मिल्क के अलावा जो एक्स्ट्रा हम साथ में देते हैं, क्या न्यूट्रिशियस सफिशिएंट को पूरा करने के लिए जो फूड एंड फ्लूइड हम देते हैं साथ में, ब्रेस्ट मिल्क के साथ में, उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, वीनिंग के नाम से जानते हैं, जो यहाँ पे मरीज को दिया जाता है। समझ आई प्यारे दोस्तों? कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग बोलते हैं, वीनिंग बोलते हैं। 4 से 6 महीने पे इसको स्टार्ट करते हैं, याद रखना। इसको सब्स्टिट्यूट फीडिंग, एक्सक्लूसिव फीडिंग या डिमांड फीडिंग नहीं कहते हैं। मैंने बोला इसको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग या इसको वीनिंग कहते हैं। वीनिंग का शुरुआती वाला जो फूड होता है वो हमेशा लिक्विड होता है, हमेशा इसको वीनिंग को स्टार्ट करता है लिक्विड से, और लिक्विड जो है उसमें हमेशा ग्रेप्स जूस देते हैं, ग्रेप्स जूसेस देते हैं इसमें शुरू में, और फिर इसमें क्या देते हैं, फिर उसमें सेमी सॉलिड और फिर सॉलिड, सेमी सॉलिड देते हैं, और फिर इसमें हम सॉलिड देते हैं, सॉलिड। ऐसे ये चलता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर डी बनेगा। ए, बी और सी तीनों ही गलत है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज द रिवर्स ऑफ मसल रिलैक्सेशन इफेक्ट ऑफ ट्यूबरोक्रेन?
अरे प्यारे दोस्तों, हमने आपको बताया कि ये जो ट्यूबोक्लोरिन है, ट्यूबोक्लोरिन दवाई, ये मसल रिलैक्सेंट है। सुसिनाइल कोलिन भी मसल रिलैक्सेंट है। डेंट्रोलिन जो कि न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम की ड्रग ऑफ चॉइस है, और ये भी एक मसल रिलैक्सेंट है। बैक्लोफेन भी एक मसल रिलैक्सेंट है। ऐसे तीनों के तीनों मसल रिलैक्सेंट है। नियोस्टिग्मिन इसके इफेक्ट को रिवर्स करती है। समझ में आई? हाँ, ये हमने बोला। और पीछे तो देखो, अरे पीछे देखो, आगे देखो, कहीं पे भी देखो, तुम लोग भाव को भी समझ लिया करो बे। देखो एक बात सोचो कि मान लो हम सुन नहीं पाते, मान लो हमारे कान अचानक से एकदम से सुनना बंद कर दे, तो हम कैसे पढ़ सकते हैं? ये भी एक कला आनी चाहिए आपको। तो मैं जब, मेरी आवाज जब नहीं आ रही थी और तब आप अगर इनको पढ़ रहे थे, तो भी आपको समझ में आना चाहिए था कि भाई क्या बोला जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है कि नहीं है? अरे क्या हो रहा है आजकल, सब हैंग हो रहा है, आपकी आवाज भी हैंग हो रही है। कमेंट बॉक्स की आंकड़ा जब नया होगा ना तो सब हैंग होगा। तो आंकड़ा एक और नया लगना चाहिए, अति उत्तम वाला आंकड़ा ना, सुपर डुपर वाला आंकड़ा, है कि नहीं? तो बिल्कुल एकदम नए आंकड़े के साथ में आगे बढ़ो। द स्टेज दैट बिगिन विद फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स एंड एंड विद एक्सपल्सन ऑफ द फीटस। एक ऐसी स्टेज है ना, एक ऐसी स्टेज जो सर्विक्स के पूरे डायलेटेशन से स्टार्ट हो रही है और रसूले के बाहर आने पे खत्म हो रही है कि नहीं है? तो अगर मैं ऐसी स्टेज की बात करूं, वो कौन सी होगी? क्या बात है, एक रसूला कह रहा था सब समझ में आ रहा था सर हमें, जब वॉइस बनती फिर भी, है कि नहीं है? हाँ, तो आराम से समझो, धक्का मुक्की मत करो, आराम से सुनो। यहाँ पे हमने बोला कि सर्विक्स के फुल डायलेटेशन से एक्सपल्जन ऑफ फीटस, फीटस का एक्सपल्जन होता है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में, सर्विक्स डायलेट होता है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में, प्लासेंटा डिलीवर होता है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में, और फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर जो है वो बच्चे के बर्थ होने के 1 से 2 घंटे की स्टेज होती है। तो मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर प्यारे दोस्तों बी बनेगा, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। प्रोडक्ट ऑफ कंसप्शन का एक्सपल्जन होता है, बच्चा मदर के वूम से बाहर आता है। वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाट इज नर्सेज प्राइमरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन व्हेन परफॉर्मिंग एन असेसमेंट फॉर डिटरमाइनिंग एन अपगार स्कोर? सवाल ने बोला कि नर्स का प्राइमरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा, नर्स का प्राइमरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा जब वो परफॉर्म कर रहे हैं असेसमेंट अपगार स्कोर को डिटरमाइन करने के लिए। आप अपगार स्कोर डिटरमाइन करना चाहते हैं और इसके लिए आप परफॉर्म कर रहे हैं, असेसमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपका पहला प्राइमरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन कौन सा होगा? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। कल मैंने आपको अपगार स्कोर के बारे में बताया कि अपीयरेंस, पल्स, ग्रीमेस, एक्टिविटी, रेस्पिरेशन, ये अपगार का पार्ट था। है अपगार में हमने क्या क्या पढ़ा? APGAR। और इसमें मैंने आपको बताया कि अपीयरेंस देखो, सबसे पहले स्किन का कलर देखो, पल्स रेट या हार्ट की रेट देखो, ग्रीमेस देखो, ग्रीमेस रिफ्लेक्सेस देखते हैं इसमें, है कि नहीं है? और एक्टिविटी देखो और रेस्पिरेशन देखो। और रेस्पिरेशन जो होता है इसमें एफर्ट्स देखो, रेट मत देखो। रेस्पिरेशन में क्या देखो? एफर्ट्स देखो, एफर्ट्स। तो इसमें देखे जाते हैं एफर्ट्स, क्या देखे जाते हैं? एफर्ट्स देखे जाते हैं रेस्पिरेशन के। तो यहाँ पे आपको बोला कि प्राइमरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन है जब हम परफॉर्म करें असेसमेंट अपगार स्कोर के लिए, तो हार्ट रेट, रेस्पिरेशन रेट, प्रेजेंस ऑफ मिकोनियम और इवैल्यूएशन ऑफ मोरो रिफ्लेक्स। तो हम देख रहे हैं कि इनमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और क्रिटिकल पार्ट क्या है? तो कई रसूलों ने बी लिखा रेस्पिरेशन रेट, जो इसका पार्ट ही नहीं है। जब मैं अपगार स्कोर को असेस करता हूं तो उसमें रेस्पिरेशन रेट का तो कोई मतलब ही नहीं है नैना। रेस्पिरेशन रेट अपगार स्कोर का पार्ट है ही नहीं, समझ रहे हो? जो अपगार स्कोर का पार्ट है ही नहीं, उसके ऑब्जर्वेशन का कोई सेंस ही नहीं है। मिकोनियम का प्रेजेंस होना, मिकोनियम फर्स्ट स्टूल है दैट इज पास बाय फीटस, फर्स्ट स्टूल दैट इज पास बाय फीटस। और मोरो रिफ्लेक्स जो होता है, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। बच्चे को हैंड में होल्ड करो, बैकवर्ड फोल्ड करो, बच्चा एबडक्शन, एडक्शन और क्राई करेगा, इसको मोरो रिफ्लेक्स कहते हैं। 6 महीने तक परसिस्ट करता है, फिर ऑटो रिजॉल्व हो जाता है। तो सबसे क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन ये भी अपगार स्कोर के पार्ट में नहीं है,
उससे भी ज़्यादा क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन है हार्ट रेट। अपगार स्कोर में हार्ट रेट की बहुत महत्ता है। हार्ट रेट 100 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर वो 100 से कम है तो वेंटिलेट करने की जरूरत है बच्चे को। अगर वो 60 से कम हो गई है तो कंप्रेशन देने की जरूरत पड़ेगी। सीपीआर के अंदर चेस्ट कंप्रेशन आएंगे बच्चे को। हार्ट रेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, अपगार स्कोर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, महत्वपूर्ण पार्ट है। ए करेक्ट है, बाकी तीनों बातें गलत है। समझ में आया? बोलो बबली चौहान, तुम्हारा क्वेश्चन बोलो। जो क्वेश्चन है वो बोला करो, ये इतना मत लिखो कि मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। क्वेश्चन बोल दिया करो, सामने आएगा। क्योंकि कमेंट बॉक्स जो है ना वो तो एकदम राफेल की तरह चल रहा है मामला, तो सामने आ गया तो तुरंत जवाब आ जाएगा। Although there is a risk of suicide in all patients with the depression, the risk is higher in which of the following situation? हमने बोला कि वहां पे रिस्क है सुसाइड की सभी मरीजों में। डिप्रेशन के जो मरीज होते हैं, although there is a risk of suicide in all patients with depression, सभी जो डिप्रेशन में रहते हैं मरीज, सभी डिप्रेशन के जो मरीज है उन सभी डिप्रेशन के मरीजों में सुसाइड की रिस्क है। सभी डिप्रेशन के मरीज में सुसाइड की रिस्क है। द रिस्क इज हायर इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन? कौन सी सिचुएशन में सबसे ज्यादा रिस्क है? तो यहाँ पे सुसाइड की रिस्क है सभी मरीजों में जो डिप्रेशन के साथ में। लेकिन ऐसा कौन सा मरीज है जिसमें रिस्क ज्यादा है? रिकवरी फ्रॉम डिप्रेशन, एट पीक ऑफ डिप्रेशन, बीइंग मैरिड वुमन और फीमेल जेंडर। सीवियर डिप्रेशन हम कहते हैं कि सुसाइड की रिस्क पे होते हैं। सीवियर डिप्रेशन वाले मरीज जो है सुसाइड की रिस्क पे होते हैं, ऐसा आपको यहाँ पे बोला गया है। अब हमने बोला कि डिप्रेशन के सभी मरीज रिस्क पे है, लेकिन सबसे हाईएस्ट रिस्क कब है? सबसे हाईएस्ट रिस्क याद रखो, हम बताते हैं कि एक तो है फीमेल जेंडर, एक है बीइंग मैरिड वुमन। वुमन या फीमेल जो होती है ये, या फीमेल सेक्स जो होता है ये ज्यादा अटेम्प्ट करती है सुसाइड। सुसाइड अटेम्प्ट ज्यादा होता है, कंफर्म सुसाइड इनकी नहीं होती है। तो ये दोनों आंसर तो गलत है, ठीक है। डिप्रेशन का पीक पे होना और डिप्रेशन से रिकवरी करना दो अलग अलग बातें हैं। ऐसा होता है कि कोई भी डिप्रेशन का मरीज होता है और वो एकदम से अचानक से खुश दिखने लग जाए, आपको हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, बातें कर रहा है बढ़िया बढ़िया, इसका मतलब ये टिंगने वाला है। सुसाइड जो है वो मरीज डिप्रेशन की पीक पे नहीं करता है, डिप्रेशन से सडन जैसे ही वो निकलता है। तो यहाँ पे दो महत्वपूर्ण बिंदु है, इसमें एक ऑप्शन बी गलत है, पीक नहीं। जिन्होंने बी किया मैक्सिमम लोगों ने, क्योंकि ये मरीज जब रिकवरी कर रहा है डिप्रेशन से, होता ना कि जब आप डिप्रेशन के मरीज को ऑब्जर्व करते हो और अचानक से वो खुश रहने लग जाए, इसका मतलब अब वो टिंगने वाला है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिप्रेशन से जब मरीज रिकवर होने लगता है तब वो सबसे ज्यादा रिस्क पे है, उस समय ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। डिप्रेशन के पीक पे वो रिस्क पे नहीं होता है। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? चलिए अगला प्रश्न। एज पर द वेल्चर इंटेलिजेंस स्केल, इफ एन इंडिविजुअल स्कोर एज IQ ऑफ 90 to 109, 90 से 110 ये IQ है, देन इंडिविजुअल को कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? सुपीरियर, एवरेज, हाई एवरेज, लो एवरेज। 90 से 110 IQ है, और जब 90 से 110 IQ है किसी इंडिविजुअल का, तो उसको हम कैटेगराइज करते हैं। तो इस स्केल के अनुसार, जैसे आपने देखा है कि IQ का अलग अलग स्केल चलता है, तो इस स्केल के अनुसार ये जो IQ है, ये IQ कौन सी कैटेगरी की है? 70 से कम MR होता है, MR, और 70 से 90 जो है वो एवरेज बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन। और 90 से लेके 109 ये नॉर्मल IQ है, एक्सेप्टेबल IQ है, जो ना तो लो है ना हाई है और ना सुपीरियर है, ये एवरेज IQ है।
इसको हम एवरेज आईक्यू कहते हैं, जो हर इंडिविजुअल का होता है, जो हर इंडिविजुअल का होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज आईक्यू। और ये 90 से 110 के बीच में होता है, 109। अगला प्रश्न, ये अच्छा सवाल है, थोड़ा दिमाग लगा के जवाब लिखिएगा। प्यारे दोस्तों, एज ए नर्स यू चेक द ब्लड प्रेशर ऑफ एन एडल्ट क्लाइंट दैट इज एडमिटेड इन द इमरजेंसी रूम। Which of the following finding would be cause of concern and has to be reported immediately? Cause of concern, एक एडल्ट मरीज एडमिट हुआ है, एडल्ट मरीज, आपने बीपी चेक किया, इमरजेंसी रूम में मरीज एडमिट हुआ है, कौन सा कॉज ऑफ कंसर्न है जो आता आप रिपोर्ट करोगे? उसका सिस्टोलिक बीपी 90 है, उसका डायस्टोलिक बीपी 90 है, उसका डायस्टोलिक बीपी 78 है, उसका सिस्टोलिक बीपी 130 है, और यहां पे मैक्सिमम बच्चों ने गलत आंसर लिखा। इतने इजी क्वेश्चन का आंसर गलत लिखना अपने आप में काफी गंभीरता वाली बात है। एक बात बताओ, अगर मरीज का डायस्टोलिक बीपी जो है, अगर मरीज का डायस्टोलिक बीपी 90 है प्यारे दोस्तों, और ये मरीज एक एडल्ट क्लाइंट है, तो ये कोई बीमारी नहीं है। ये क्या दिक्कत है? डायस्टोलिक बीपी 90 कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, 90 तक तो इसको नॉर्मल माना जाता है। ये नहीं है, डायस्टोलिक बीपी का 78 होना भी नॉर्मल है, और सिस्टोलिक का 130 प्रॉब्लम नहीं है। पर सिस्टोलिक अगर 90 हो गई है, मरीज इमरजेंसी में आया है, ये मरीज हाइपोटेंसिव कंडीशन में चला गया है, और हाइपोटेंशन इंडिकेट करता है सर्कुलेटरी कोलैप्स को। मरीज का ब्लड प्रेशर 90 हो जाना सर्कुलेटरी कोलैप्स वाली सिचुएशन है। ये सिस्टोलिक बीपी का 90 होना अब नॉर्मल है, डायस्टोलिक बीपी का 90 होना इतना बड़ा समस्या नहीं है। समझ में आई बात? नहीं आई? सिस्टोलिक बीपी का 90 होना ये दिक्कत है, डायस्टोलिक बीपी का 90 होना दिक्कत नहीं है। ए आंसर इज द करेक्ट वन माय डियर फ्रेंड, है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, इन साइको एनालिटिक टर्म ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज फिक्स्ड एट। साइको एनालिटिक टर्म के अंदर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कब फिक्स हो जाता है?
कौन सी उम्र में जाके फिक्स हो जाता है? ओडिपस स्टेज, जेनेटल स्टेज, ओरल स्टेज और एनल स्टेज। 4 बातें हमने पूछी। साइको एनालिटिक स्टेज से बात है, आपको इसका जवाब अपने हिसाब से देना है। मैं यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देता हूँ कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो क्विज चलती है, क्विज, उस क्विज में हमारे ऐसे कौन कौन से रसगुल्ले हैं जो यहाँ पे टॉप 3 में आए हैं। जितेंद्र गुजर, हनुमान कुमावत और पुनीत, 3 ऐसे रसगुल्ले हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल, ऐसे 3 मेडल जीते हैं। मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक आई है। फर्स्ट रैंक है जितेंद्र का, सेकंड रैंक है हनुमान का और थर्ड रैंक है पुनीत का। तो तीनों रसगुल्लों के लिए तालियां हो जानी चाहिए। अगर आप में से कोई है तो अपने लिए भी ताली हो जानी चाहिए। और प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता है कि ये जो क्विज कंपटीशन का मामला है, इनको लेते हुए एक और अद्भुत प्रश्नोत्तरी कल स्टार्ट हो रही है, खेलो सीखो और जीतो, उत्कर्ष ऐप के ऊपर। और ये जो अद्भुत प्रश्नोत्तरी है, इसमें कल रिजल्ट आया, उसमें जो बच्चे सेलेक्ट हुए उनके साथ में कल शाम को यानी 29 तारीख को कल शाम को 7:30 बजे हम ये अद्भुत प्रश्नोत्तरी कैरिड आउट करेंगे। कल 29 तारीख है और कल शाम को 7:30 बजे ये अद्भुत प्रश्नोत्तरी हम खेलेंगे। जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग, पीडियाट्रिक और फार्मेकोलॉजी के क्वेश्चन उस अद्भुत प्रश्नोत्तरी में आपको देखने को मिलेंगे और तमाम रसगुल्लों से पूछे जाएंगे। और जो भी सही जवाब देगा, हर सही जवाब पे 100 रुपए वहां पे दिए जाएंगे। बड़ा अद्भुत होगा मामला। तो शाम को 7:30 बजे अद्भुत प्रश्नोत्तरी से जुड़ना बिल्कुल ना भूले। ये एक अद्भुत काम होगा, अलग तरीके का काम होगा, डिफरेंट होगा। आप पहली बार इसको एहसास करोगे, बड़ा मजा आएगा आपको। तो कल शाम को 7:30 बजे इस अद्भुत प्रश्नोत्तरी में आप लोग तैयार रहना। और जो रसगुल्ले KGMU की तैयारी कर रहे हैं, इस KGMU का ऑनलाइन पूरा सिलेबस पैटर्न पे ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। 60% सब्जेक्ट का, 40% अदर। इस रेशियो के साथ में होने वाले इस एग्जाम की तैयारी के लिए 3,000 रुपये में फीस में, मात्र 3,000 में ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है उत्कर्ष ऐप के ऊपर। आज इस कोर्स को परचेज करें और KGMU के एग्जाम की तैयारी पूरे उत्साह के साथ में हर सब्जेक्ट को लेके करें, ताकि इस एग्जाम में आप खुद को कॉन्फिडेंट कर सके। तो आज के सेशन को यहीं पे विराम देंगे। अद्भुत प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत रहेगा। कल शाम को जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। और एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। और सौगंध महादेव की, हम पैदा हुए जीतने के लिए। संकल्प सिर्फ एक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मिलते हैं दोबारा कल सुबह ठीक 6 बजे। इंतजार रहेगा, दिल खोल के जुड़िएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।